नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पेपर फर्स्ट में। और हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि राजनीतिक आधुनिक क्या है और इनमें किन किन विशेषताओं में, जिसमें है कि वर्तमान समय आवश्यकता के अनुसार हमें अपनी सोच और कार्यशैली में परिवर्तन करना होगा, और यही आधुनिकीकरण है। और राजनीतिक आधुनिकीकरण की अगली विशेषता में हम देखेंगे कि लोगों की रुचि और दृष्टिकोण में परिवर्तन। राजनीतिक आधुनिकीकरण वाली राजनीतिक संरचनाओं में व्यक्तियों की रुचि में परिवर्तन बहुत अधिक महत्व रखता है। लोगों के विचारों और दृष्टिकोण में बदलाव राजनीतिक आधुनिकीकरण की रचनात्मक और क्रियात्मकता दर्शाता है। राजनीति करने वाले व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में पहचानता है। उदाहरण के लिए आने वाले समय में भारत को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकीकरण की व्यवस्था तब आएगी जब भारत का हर नागरिक पहले भारतीय और बाद में अन्य प्रांतों की अभिवृद्धि से यानी हमें क्षेत्रीयवाद की प्रवृत्ति से अपने आप को ऊपर उठना और राष्ट्रवाद को प्रमुखता देनी होगी। आज हम देख रहे हैं कि जो ये व्यवस्थाएं फैल रही है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि हमारे में राष्ट्रीय भावना गुम होती जा रही है। व्यापक आधार वाले नौकरशाही, ये भी हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रशासनिक वर्ग का सर्वत्र बोलबाला है वो आधुनिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में नौकरशाही के विशाल आकार के आधार पर आधुनिक नहीं कहा जा सकता। हम ये नहीं कहेंगे कि हम जैसे जैसे नौकरशाही बढ़ रही है हम आधुनिक हो रहे हैं। वास्तव में आधुनिकीकरण के लिए नौकरशाही के आकार में बढ़ने से कई अधिक महत्वपूर्ण उसके आधार का व्यापक होना है। व्यापक आधार का अर्थ नौकरशाही के के सारे समाज में से भर्ती होने की प्रक्रिया पूर्ण व्यवस्था ही भर्ती प्रक्रिया की पूर्ण व्यवस्था हो, अपितु शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों के आ सके, यानी एक समतामूलक समाज की स्थापना को उद्देश्य वो हमारी व्यवस्था का होना चाहिए। अब हम देखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के क्या क्या मॉडल है जिसे हम कह सकें कि भारत आधुनिकता की ओर अग्रसर है। एडवर्ड सिल्स ने आधुनिकीकरण के 5 मॉडल हमारे सामने रखे हैं। सबसे पहले उसने कहा है राजनीतिक लोकतंत्र में सिल्स का तात्पर्य उस व्यवस्था से जिसकी ओर आधुनिकीकरण राज्य उन्मुख है। इस व्यवस्था के मुख्य लक्षण है सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा नियत समय पर निर्वाचित होने वाली विधायी निकाय चुनाव, अर्थात जो चुनाव है वो समय समय पर होने चाहिए और सार्वभौमिक, और जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे। सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था होने चाहिए। दूसरे राजनीतिक दलों का अस्तित्व जिसमें चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले दल की सरकार बनी। ये हम देखते हैं कि भारत में ऐसा होता है, बहुमत प्राप्त होता है, वो सरकार बनती है, लेकिन कमज़ोर विपक्ष के कारण इस पे कई बार क्वेश्चन उठते हैं कि सरकार हमारी सही ढंग से कार्य कर रही है नहीं कर रही। राजनीतिक सत्ता तुलनात्मक रूप से अल्पकाल के लिए ही ग्रहण की जाए, लेकिन सत्ता में आके हम आधुनिक प्रतिमानों का लागू कर सकते हैं। सत्ता के निरंकुश और स्वेच्छापूर्ण दुरुपयोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिला, यानी सत्ता निरंकुश नहीं। अगर हमने बहुमत के आधार पर सत्ता बनाई है तो जो सत्ताधारी सत्ता है उसको जनता के हितों को प्रमुखता देखनी चाहिए। और अभी किसान आंदोलन हम देख रहे हैं, किसान आंदोलन में सरकार को एक बार पूर्ण विचार करना होगा कि हम उनकी बात को सुने और कुछ कानून में संशोधन करना है तो उसमें भी संशोधन करें। स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व हो। धन्यवाद।